है, 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है। क्या है साहब जी? आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें आप सब जानते हैं या तो स्टार या नहीं तो डेल्टा में आपकी क्या होगी, स्टेटर की वाइंडिंग इंस्टॉल की जाएगी। अब ये वाइंडिंग जो स्टार या डेल्टा में इंस्टॉल की जाएगी, इस दोनों कनेक्शन में सभी वाइंडिंग के बीच या दो वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर कितना होता है? 120 होता है। नंबर ऑफ, आपका साहब जी ध्यान रखिएगा, हम फेज डिफरेंस बराबर क्या सूत्र यूज करते हैं? 360 बाय नंबर ऑफ फेज, यानी 360 बाय 3 बराबर 120 डिग्री। उत्तर हो जाएगा बी नंबर विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि है। सब लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। लेकिन यह किस रेंज में साहब? आप जानते हैं 5 से 20 एचपी तक के लिए किया जाता है। आईएसटी को क्या करना? कम करना। क्या करना साहब? आईएसटी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विद्वानों, इसमें कह रहा है फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो VPH जो है VL बटा √3 के बराबर होती है। VL बटा √3 कहां है? बी नंबर में है, इसीलिए ऑप्शन बी लेंगे। ये सब याद है नहीं क्वेश्चन साहब जी? मधुबनी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रेरण मोटर की गति हमेशा साहब सिंक्रोनस से क्या होती है? बिल्कुल, यानी आपका एनआर लेस होता है किससे? एनएस से। इसी कारण से इसको एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, क्योंकि सदैव इसकी गति सिंक्रोनस गति से कम होती है। तो तुल्यकालिक गति से कम गति पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सिंगल एक्साइटेड होती है, एक ही, यानी सिर्फ स्टेटर को ही 3 फेज एसी देना पड़ता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार के स्क्विंग के लिए निम्नलिखित में से गलत बताइए। साहब स्क्विंग का मतलब होता है तिरछा करना। तो साहब जी हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर बार को कैसे लगाते हैं? तिरछा लगाते हैं। ये तिरछा लगाने से क्या होता है? कॉगिंग जो है साहब जी कम हो जाती है, अधिक एक समान टॉर्क का उत्पादन होता है, प्रचालन के समय मोटर के आवाज को ही कम करता है। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने का काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बार किस चीज का लेते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम का लेते हैं। दोनों तरफ एंड रिंग से क्या होती है? शॉर्टेड होती है। समझ गए? इसकी यही समस्या है ना, स्टार्टिंग टॉर्क कम रहता है, इसीलिए तो हम लोग डबल केज डीप बार सबका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ किसके समान है? जल्दी बताइए किसके समान है? शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। यानी आपका यह भी किस प्रिंसिपल पर? इंडक्शन के सिद्धांत पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। बस अंतर यही है कि हमारे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अस्थिर रहता है। इसका प्राइमरी स्टेटर अस्थिर, लेकिन सेकेंडरी को हम रोटेट कराने की स्थिति पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े विद्यार्थी जी।
3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः किस लिए साहब जी? सेफ्टी के लिए। किससे सेफ्टी के लिए सरकार? उच्च धारा से सुरक्षा। किससे साहब? उच्च धारा से सुरक्षा के लिए। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, IST को कम करने के लिए, जो कि 5 से 7 गुना बढ़ जाता है, उसी को मिनिमाइज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए विद्यार्थी, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति डैश में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में संचालित होती है। तो साहब जी मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है ट्रांसफार्मर के केस में। और क्या कांस्टेंट होती है? पावर कांस्टेंट होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? V1 I1 V2 I2 के बराबर। इसको क्या कह सकते हैं? KVA प्राइमरी का KVA सेकेंडरी के क्या होगा? बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बियरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश गति से चलने लगता है। साहब बियरिंग जब खराब होगा, नेचुरल सी बात है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्मूथनेस कम हो जाएगी और आपका जो गति अच्छे स्पीड पर हो रहा था उसमें क्या होगी? रुकावट हो जाएगी। आप साइकिल चलाए होंगे, उसका जो बॉल बियरिंग, बॉल कट जाता है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज भी करता है और साइकिल कितना ताकत लगाइएगा ज्यादा स्पीड में नहीं चल पाता है, तो आपकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, आइए साहब, जब प्रेरण मोटर का रोटर समान गति पर चल रहा है, समझ गए, नॉर्मल स्पीड पे चल रहा, तो उत्पन्न आवृत्ति क्या होगी? साहब जब NR 0 होगा तो FR मेरे F के बराबर होता है। लेकिन NR जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ऐसी परिस्थिति में स्लिप हमको कुछ ना कुछ मिलने लगता है। जब स्लिप मिलने लगता है तो FR SF के बराबर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में FR हमेशा लेस किससे होती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी से लेस होती है। तो क्या जवाब होगा? उत्पन्न आवृत्ति कम हो जाती है। चलिए विद्यार्थी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रिजल्टेंट फ्लक्स साहब जी क्या होता है? फाई आर का मान 3/2 इंटू फाई एम होता है। क्या होता है? फाई आर बराबर 3/2 फाई एम होता है, यानी 1.55 एम होता है। राइट आंसर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ें। एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 400 वाट है, अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कर रहा है, तो एटा मैक्सिमम के लिए, इफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए मेरा पीआई के बराबर क्या होना पड़ेगा? पीसीयू को होना पड़ेगा। मेरा पीआई जब 400 है तो नेचुरली पीसीयू भी क्या होगी? 400 वाट होगी। कुल हानि हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ हमसे कॉपर ही पूछा है, इसलिए उत्तर क्या देंगे? 400 ही देंगे। कुल पूछता तो 400 प्लस 400 बराबर 800 हो जाता। चलिए आगे बढ़ें। एक वितरण ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। कौन सा कनेक्शन? डेल्टा स्टार। क्या काम करता है? 11 केवी को साहब जी किसमें बदल देता है? 11 केवी को स्टेप डाउन करके 420 से ले 440 वोल्ट लिख दीजिए, है ना, मैक्सिमम में लेके चलते हैं। 440 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट। तो ये सिंगल फेज में, ये 3 फेज में। तो क्या किया सरकार? स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन किया तो N1 बड़ा N2 छोटा, V1 बड़ा V2 छोटा, K का मान लेस देन 1 हो गया। उत्तर आपका बी नंबर है।
ये सब क्वेश्चन अब बन जाता है कि नहीं जी विद्यार्थी सब, ट्रांसफॉर्मर वाला विद्यार्थी, कि अटक जा रहा है इसमें भी? शिव जी आपको बताते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि 150 के करीब तो हम लोग पहुंच ही गए हैं। 3000 क्वेश्चन का इसमें कमिटमेंट था, लेकिन बीच के दिनों में भी मैंने आपके आदेश से इस बात को कहा कि अब इसमें और भी टेस्ट बढ़ता चला जाएगा। 150 से 200 भी जा सकता है, 200 से 250 भी जा सकता है, जो भी होगा इसी में अटैच होता चला जाएगा। यानी 3000 प्लस का मतलब 3001 भी होता है, और 3000 प्लस का मतलब 3500 4000 भी होता है। तो प्लस हो गया तो अभी इसमें कार्यक्रम चलता रहेगा, जब तक आपका आदेश ना आ जाए तब तक चलता रहेगा। आपका आदेश आ जाएगा रोक देंगे, ठीक है कि नहीं? इसीलिए 200 सेकेंडरी यानी N1 का मान 800, N2 का मान 200, V1 का मान 110। अब आपसे पूछ रहा है V2, कौन कौन विद्यार्थी नहीं बना पाया है? बच्ची तुम बना ली है क्वेश्चन? वाह जी वाह। तब इसीलिए तो कहते हैं कि बिना लाठी मार के बच्चा सुधरने वाला नहीं है। वो तो चेहरा से हम पकड़ लेते कौन नहीं बना पाया, ठीक है कि नहीं? कौन अटका है वो भी हमको मालूम है, दूसरे से मदद लेके भी बना लिया। अब बताइए ये सब क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन क्लासों में करवा दिया 9 क्लास में, बहुत सारा करा दिए। तो ध्यान रखना चाहिए हमारा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? N2/N1। ये क्या होता है? V2/V1। कोना कोनी गुना कीजिए, N2V1 बराबर N1V2। यहां से हमको V2 निकालना है। क्या होगा V2 बराबर N2V1/N1, यही ना होगा। अब N2 का मान क्या है? 200, V1 है 110, N1 कितना है? 800। 0 0 0 कट गया। जरा सा बताइए कितना आया? कितना? 27.5। बिल्कुल, कितना आया? 27.5 वोल्ट। इधर लगता है क्वेश्चन बता भी दिए थे शायद। तब इससे पता चलता है कि विद्यार्थी कितना सीरियसली घर पर रिवीजन कर रहा है कि नहीं है। सीरियसली रिवीजन कर रहा, इसीलिए तो बना नहीं पा रहा। नहीं करता तो बना ही लेता। एक्चुअली करेगा क्या? हाँ ही ऐसा। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच ड्रीम 11 साहब क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध कितना होता है साहब जी? देख लीजिएगा साहब, ये एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ा नहीं होता है। इसके बीच में R बराबर अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन बना था कि नहीं जी? दो ट्रांसफर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है? एक्टर साहब कहां चले गए? कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या है साहब? केवीए का समान होना जरूरी नहीं है, ना ही ये वांछित है और ना ही ये आवश्यक है। समान फेज होना जरूरी है, आवृत्ति जरूरी है, वोल्टेज अनुपात जरूरी है। आंसर आपका डी नंबर है। X/R रेशियो भी समान होना जरूरी है। फेज सीक्वेंस सेम होना जरूरी है। फेज के बीच अंतर 120 का होना 3 फेज में जरूरी है, लेकिन केवीए का समान होना जरूरी नहीं है। 200 वोल्ट सीरीज जनरेटर का श्रेणी प्रतिरोध यानी RSE का मान 4 ओम है। आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, RA बराबर 0। तो कह रहा है पूर्ण भार धारा IA का मान 5 एम्पियर। अब वोल्टेज आपका 200 वोल्ट। तो कह रहा है उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा साहब? EA बराबर होता है V प्लस IA RA प्लस RSE। जब यह 0 हो गया तो क्या बचा? V प्लस IA RSE बचा। V का मान साहब जी 200, IA का मान 5, RSE का मान कितना? 4, 5 का 20। 200 प्लस 20 बराबर 220 मेरा वोल्ट क्या हो गया? EA आ गया। ऑप्शन नंबर क्या लेंगे?
सी लेंगे। जनरेटर है इसीलिए प्लस हुआ ठाकुर साहब, नहीं तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए बीआईएस का लाभ है? बीआईएस का पूरा नाम यादव जी, पूरा नाम बताइए। ब्यूरो ऑफ बताइए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? भारतीय मानक ब्यूरो होता है। साहब जी इससे क्या फायदा होता है जरा बताइएगा। शोषण धोखे से सुरक्षा होती है, जोखिम से सुरक्षा का आश्वासन मिलता है, बाजार में प्रोडक्ट का गुणवत्ता बेहतर होता है। कौन सा ज्यादा सही है? Which one is ज्यादा सही? हालांकि सारी बातों में कोई विशेष गलत नहीं है, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपसे पूछा जा रहा है, उस पर आ जाइए साहब। बाजार में उत्पाद की छवि बेहतर होती है, बाकी प्रोडक्ट की अपेक्षा इसको लेने का प्रयास करते हैं। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। आइए साहब जी, आइए आगे बढ़ते। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड, प्रकाश लोड साहब जी कितना? 10। मैक्सिमम पॉइंट कितना? मैक्सिमम पॉइंट आपका 10 हो सकता है, ठीक है। और वाटेज कितना? 800। किसके लिए? लाइट लोड के लिए। अगर यही बात किसके लिए हो जाए? पावर लोड के लिए, तब क्या होगा साहब? 3000 वाट तक का मैक्सिमम लोड। और मैक्सिमम पॉइंट कितना? 2 के 3? 2 पॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 800। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है परीक्षा सब में। ये सब एकदम रटा होना चाहिए सब क्वेश्चन। किस तरह के वायरिंग में चेंजिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्लीट में कर सकते हैं, कांटी से ठोकना है, ओपन रहता है, अस्थाई वायरिंग है, जब जहां जैसे लगाना है, शादी विवाह मुंडन भजन सत्संग सब में हम इसका यूज कर लेते हैं, है कि नहीं है? ये मामला है साहब। तो राइट आंसर कौन सा है? क्लीट। ये क्या है साहब? अस्थाई वायरिंग है, टेम्परोरी वायरिंग है। बाकी ये तीनों आपका क्या है? अस्थाई वायरिंग है। अस्थाई में तुरंत बदलाव अच्छा नहीं होता है। बटन में लकड़ी के फट्टी के ऊपर करते हैं इंस्टॉल करके, तो वो भी आपका महंगा ही पड़ता है। अब तो हम लोग ज्यादातर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सरफेस कंड्यूट या नहीं तो कंसील कंड्यूट। किसका जी नवयुवक? कंसील कंड्यूट का, दीवार में छिपी हुई कंड्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किससे बचने के लिए अर्थिंग आवश्यक होता है? किसके लिए साहब जी? बिजली के झटके से बचने के लिए। तो आज का प्रश्न जो है बहुत मजेदार प्रश्न था विद्यार्थी, और उम्मीद है कि आप लोगों से भी बना ही होगा, ठीक है। अब इस